मेघमन सर। यस यस, आइए। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग मैम। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार धनवंत है। सुनील कुमार धनवंता। तो सुनील, कुछ परिचय दीजिए अपना। सर जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा नाम सुनील कुमार धनवंता है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर का निवासी हूँ। जयपुर? जी सर। और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है और उसके बाद में मैंने अभी आईआरएस भारतीय रेल लेखा सेवा में ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। आपके इसमें तो लिखा हुआ डानेक्स। सर वो पहले फिर अपग्रेड हो गया था सर। अच्छा, आप रेलवे अकाउंट सर्विस में हैं। जी सर। ठीक है। और सर मेरी हॉबीज़ में मुख्यतः संगीत सुनना और गाना और बैडमिंटन और टीचिंग है। ठीक है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर भूगोल। भूगोल में लिखा है कि आपने नेट जेआरएफ भी किया हुआ है। जी सर। पर एमए नहीं लिखा हुआ आपके उसमें। सर एमए नहीं किया था। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बना? क्योंकि उसमें तो शायद अप्लाई करने के लिए एमए करना ज़रूरी है, या उसमें कम से कम एनरोलमेंट ज़रूरी है एमए में? सर एनरोलमेंट था मेरा जेएनयू में। हाँ। अच्छा, जेएनयू से आप एमए कर रहे थे? एनरोलमेंट था लेकिन पूरा नहीं हो पाया सर। फिर आपने एमए ज्योग्राफी पूरा नहीं किया तो उसमें मेंशन क्यों नहीं किया कि आप एमए कर रहे थे? सर एक्चुअली उसमें ये था कि जो कंप्लीट हुआ शायद उसी का उसमें था, इसलिए मैंने एनरोलमेंट का मेंशन नहीं किया सर। और जब अब की बार भरा तो मैं छोड़ चुका था जेएनयू। अच्छा अच्छा। जी सर। इस वजह से आपने इसको नहीं भरा। चलिए, तो जेएनयू से आप रह चुके हैं और रेलवे में आप काम कर रहे हैं अभी। इसके अलावा डानिक्स आपको पहले मिल ही गया था। जी सर। ये बताइए कि जो शाहीन बाग का मसला है, जी सर। मान लीजिए कि आप एसडीएम होते ही दिल्ली में, अब तो आप ट्रेन में हैं कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए आप दिल्ली में एसडीएम होते ही और उसी इलाके में होते जहाँ ये हुआ, तो कैसे हैंडल करते हैं आप इसको? अब ये तो नहीं कहेंगे कि मैं डानिक्स में हुई नहीं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं ना। बताइए बताइए। सर पहली बात तो यह है कि अगर सरकार की कोई पॉलिसी है तो उस पर आपका अधिकार है कि आप उस पर असहमति जाहिर कर सकते हैं। लेकिन साथ में सर संविधान में ये भी बताया गया है कि अगर आप अपना असहमति जाहिर करते हैं उसके साथ में आपको आर्टिकल 19(2) जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो मेरा पहली प्राथमिकता ये होगी कि अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो मैं उनको चेतावनी दूंगा कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब मत कीजिए। अब बेशक आप ये आपका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप असहमति जाहिर कर सकते हैं, और सर अगर उसके बावजूद अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस की बारी आती है तो मेरे पास काफ़ी विकल्प होंगे, जैसे धारा 144 लगाना हो गया और फिर उसके बाद में हल्का बल प्रयोग हो गया, उसके बाद में आगे केस जा सकता है। तो सर धारा 144 कहाँ की धारा है, मतलब कौन से एक्ट की धारा है? सर सीआरपीसी। सीआरपीसी। जी सर। उसमें और कौन सी धाराएं हैं इसके आसपास की जो इन सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करती हैं? सर सॉरी सर, मुझे धारा 144 का मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब ये होता है कि अगर पब्लिक में 3 से ज़्यादा लोग का इकट्ठा होना अलाउड नहीं होता बिना अनुमति के। और ये धारा लगाने की अनुमति किसको होती है? एसडीएम को? सर एसडीएम को, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले, उनके पास से। सर कई जगह जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहाँ पे पुलिस वालों को, लेकिन अदरवाइज एसडीएम के पास। जी सर। तो दिल्ली में तो कमिश्नरेट सिस्टम है। तो सर दिल्ली में मुझे लगता है फिर डीसीपी के पास हो सकती है। डीसीपी के पास होगी ना। ठीक है, परफेक्ट। आप आईआरएस में हैं और रेलवे तो अभी खुद ही खतरनाक स्थिति में चली गई है। रेलवे की सारी नौकरियां मिला के मर्ज करके एक नौकरी बना दी है। जी सर। तो इससे आप लोग उत्साहित हैं या आप डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा? सर जो डिसीजन लिया गया था वो कई मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में लिया गया था। पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो डिपार्टमेंटलिज्म का है। पहले जैसे इस डिसीजन के पहले विचार किया जाता था कि जब कोई इशू आ जाता था, कोई एक्सीडेंट का इशू है, तो सब लोग अपने डिपार्टमेंट को बचाने में लग जाते थे। अगर इंजीनियरिंग वाला है तो अपने डिपार्टमेंट को बचाएगा, अगर सिविल सर्विसेज वाले, ट्रैफिक वाला है तो अपने डिपार्टमेंट को बचाएगा, इसलिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे। उससे डिपार्टमेंटलिज्म बढ़ने की वजह से रेलवे को काफ़ी घाटा हो रहा था। और अंदर अब लेकिन मैनेज कैसे करेंगे? अगर सब लोग एक ही सर्विस में होंगे तो फिर जो डिवीज़न है वो कैसे होगा? सर इसमें अभी मॉडलिटीज़ है, इनको तय किया जा रहा है, लेकिन जो प्राथमिक जो चीज़ें निकल के आ रही है वो ये है कि एक सर्विस के थ्रू लिया जाएगा। जो आईआरएमएस है उसके एग्ज़ाम यूपीएससी करवाएगा, लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों को स्पेशलाइजेशन है उनके थ्रू भी आपको लिया जाएगा। कुछ आपको पहले आपसे भरवा लिया जाएगा ऑप्शन कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, कुछ जनरल इश्यूज़ है, मैनेजमेंट का इश्यूज़ हैं उनमें रखते होंगे,
डिपार्टमेंट में, तो उनसे पहले भरवा लिया जाएगा। फिर उसके अनुसार आगे सर्विस उनको तय की जाएगी और उनका जो पोस्टिंग है, तो सर्विस में आगे प्रमोशन है, उसके बेसिस पे उनको दिया जाएगा। फिर तो बात वही हो जाएगी सर। मतलब इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस कहने की बजाय जी सर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट्स कह देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर इसमें एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अधिकारियों का कोई ट्रैफिक में है तो अगली बार पोस्टिंग उसकी अकाउंट्स में हो सकती है। अच्छा। तो सर डिपार्टमेंटलिज्म इससे खत्म थोड़ा कम होने के चांस है। IRAS को अलग सर्विस क्यों रखते हैं? ICAS और IDAS के साथ क्यों नहीं मर्ज कर देते? अब अकाउंट्स ही देखने हैं, सरकार के ही देखने हैं। जी सर। तो सिविल अकाउंट्स बाकी मिनिस्ट्रीज को देखे, रेलवे अकाउंट्स सिर्फ रेलवे को देखे, डिफेंस अकाउंट्स केवल डिफेंस को देखे, ऐसी क्या जरूरत है? सर ऑडिट अकाउंट्स तो समझ में आता अलग है, उसका ऑडिट का काम है, लेकिन आप सबका तो एक ही काम है, फिर क्यों अलग रखते हैं? जी सर इसका मुझे एग्जैक्ट तर्क तो मालूम नहीं है, लेकिन जितना मुझे ज्ञात है उसके आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले रेलवे डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हुआ करता था। जैसे पहले रेलवे की भागीदारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो इस वजह से उसके लेखा जोखों को संभालने के लिए एक अलग सेवा बनाई गई थी। लेकिन आजकल है कि रेलवे का जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट में, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। तो सर इसकी वजह से एक ये आगे कदम हो सकता है कि अकाउंट्स को मर्ज कर दिया जाए। तो सर ये मेरा मानना है। रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए 2-3 मौलिक सुझाव दीजिए, एकदम मौलिक, जो कभी सुने ना हो हमने। सर सबसे बड़ा मैं बोलना चाहूँगा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि जो रेलवे का 35% जो बर्डन है वो अलग से शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन लेट भी नहीं होगी और साथ में टिकट्स ऑन डिमांड की जो संभावना है वो एक रियलिटी बन सकेगी। साथ में जो रेलवे की जो भूमि है जो बहुत सारे अनयूज पड़ी हुई है और अंडर यूटिलाइजेशन के थ्रू गुजर रही है, तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मैंने 1-2 एग्जांपल देखे। जब मैं केरला के ट्रैक पे था तो वहाँ पे मैंने देखा जो केरला कोची स्टेशन है वहाँ पे कॉमर्शियल स्पेस काफ़ी अवेलेबल कराया गया है। कुछ अच्छे होटल्स वहाँ पे खोल दिए गए, रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, अच्छी सुविधाएं जो रेस्तरां की सुविधाएं हैं, ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की गई हैं। तो उनसे रेलवे को काफ़ी रेवेन्यू हो सकता है। तो ये सर कुछ 2 कदम हो गए। और तीसरा ये है कि जो हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं रेलवे में, उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है सर। JNU के बारे में बड़ा सुनते हैं कि देशद्रोही विश्वविद्यालय है, टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ काम करता है और वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है कि देश को तोड़ देंगे, अफजल गुरु की याद में नारे लगाएंगे। कि आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थितियों को देखते हुए इसको बंद कर देना चाहिए? सर ऐसे मुद्दे सामने आए हैं। जैसे 2016 में इवेंट हुआ था, उसके बाद में काफ़ी इस पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, काफ़ी सरकार में बातें भी आई हैं, पब्लिक में आई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ कि वहाँ पे नारे लगे हों। और मेरा ये मानना है कि सर अगर किसी ने देश के खिलाफ बात किया है तो उस पर प्रॉपर चार्जेस लगा के उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन सर JNU में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद में जब से इसकी स्थापना हुई है। कब हुई थी सर? 1969 में। ठीक है। तो उसके बाद में JNU ने सर देश के विकास में काफ़ी योगदान दिया। यहाँ पे पॉलिटिशियन यहाँ से निकलते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज भी अगर सरकारी विभागों में देखें तो JNU का काफ़ी योगदान है वहाँ पे। तो सर एक आधार पर, एक छोटे से आधार पर कि 2 से 3 लोग 4 लोग वहाँ पे नारे लगा दिए, गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को सर इसके आधार पर बंद नहीं। किसी विश्वविद्यालय का योगदान ऐसे नाप सकते हैं कि वहाँ से नेता और ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं? वो तो कहीं से भी निकल जाते। अगर वैज्ञानिक निकलते अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के, नोबेल प्राइज मिला होता, सर नोबेल प्राइज भी मिला है सर, बड़ा काम किया है। IAS कहीं से भी निकल सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर मैं आपको और भी अचीवमेंट गिनाना चाहता हूँ JNU की सबसे अच्छी 3 बातें बताइए जो बाकी विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती हैं। सरकारी बात मत कीजिए, जो अपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो बताइए। सर एक तो JNU का जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है सर, वहाँ के प्रोफेसर काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होते हैं सर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। साथ में सर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो लैब्स में आपको, जैसे मैं ज्योग्राफी में था तो मैंने 6 महीने 1 साल के लिए एक्सपीरियंस किया था। वहाँ पे जो मशीनें हैं, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे मैप्स हैं, बहुत उत्तम क्वालिटी का अवेलेबल होते हैं। तीसरा सर, और साथ में सर वहाँ का माहौल रहने का, वहाँ पे सहयोग का माहौल पाया जाता है। अगर आप जूनियर सीनियर है, वहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। हर जूनियर्स की बिल्कुल हेल्प की जाती है, हर मामले में सीनियर आके हेल्प करते हैं। सर वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ सकते हो। इतनी सारी सुविधाएं और उसके बाद रहने के लिए 10 रुपये महीने किराया, और किराया बढ़ाया तो उसके बाद लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये अच्छी बात है सर? मुझे लगता है मुद्दा कुछ और था इसमें, क्योंकि अगर JNU का फीस स्ट्रक्चर देखा जाए, जो हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर है, उसमें रूम रेंट प्लस में मेस चार्जेस, सर्विस चार्जेस, 4-5 चार्जेस आते थे।
तो कुल मिलाकर पहले पर मंथ अराउंड 3,000 से 3,200 के आसपास खर्चा पड़ता था। लेकिन जब ये नया मैनुअल आया उसके बाद में ये खर्चा बढ़ के 6500 से 7,000 के आसपास हो रहा था। अच्छा। तो सर मैं एक स्टडी जेएनयू में की गई थी कि जेएनयू में 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके फैमिली की इनकम 10,000 रुपये से कम है पर मंथ की। तो सर ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 10,000 से कम है और वो 7,000 रुपये पे नहीं कर पाएंगे सर। इस वजह से वहाँ पे इशू उठा था कि जो फीस वृद्धि है उसको वापस लिया जाए, गरीब स्टूडेंट्स के सारे खिलाफ हो सकती है। सुन लीजिए, लगातार ये बात उभर कर आ रही है कि भारत में विषमता निरंतर बढ़ रही है। 1% सबसे अधिक अमीरों के पास देश का 73% धन है। जी सर। और आर्थिक वृद्धि दर लगातार गिरती जा रही है। आपको क्या लगता है कि आर्थिक वृद्धि दर और विषमता में कोई संबंध पाया जाता है जिस पर शोध हुआ है, निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं? सर माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा कोई निष्कर्ष अभी ज्ञात नहीं है सर। अच्छा, भूगोल में पढ़ा तो होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं। भूगोल में आपने क्या वो पढ़ा है, लॉरेंज वक्र पढ़ा है? जी सर। गिनी गुणांक पढ़ा है? जी सर। क्या होता है लॉरेंज वक्र? सर आइडियल कंडीशन में देखा जाता है तो 45 लाइन की रेखा होती है जो इंक्रीमेंटल इनकम होती है और पॉपुलेशन का शेयर होल्डर, उनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो 45 डिग्री की आइडियल रेखा होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा डेविएशन होता है तो असमानता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो और उस असमानता को नापने के लिए उसका एरिया लेके टोटल से डिवाइड किया जाता है, तो वहाँ से गिनी कोफिशिएंट निकल के आता है। तो गिनी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होता है वहाँ पे विषमता उतनी ज़्यादा होती है। तो अभी तो भारत का गिनी कोफिशिएंट विश्व में सर्वाधिक दूसरे पायदान पर है। रूस में सर्वाधिक विषमता है और भारत दूसरे नंबर पर है विषमता में। और ये पिछले 6-7 वर्षों में ही हुआ है। पहले भारत की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। क्या लग रहा है कि शासन की नीतियाँ अब न सिर्फ समाजवाद के दर्शन को छोड़ चुकी हैं बल्कि मानववाद को भी छोड़ चुकी हैं? सर मेरा ऐसा पूर्णतः मानना नहीं है, बिकॉज आज भी सरकार ऐसी योजनाएं चला रही हैं, ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है जिनके माध्यम से जो समाज का निचला वर्ग है उसको ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। जैसे किसानों में किसान सम्मान निधि की योजना चलाई गई है, गरीबों के लिए जो बेरोजगार हैं, अकुशल बेरोजगार हैं, उनके लिए मनरेगा का कार्यक्रम शुरू किया गया है, पीडीएस की स्कीम चलाई जा रही है, साथ में बेरोजगारों को कई राज्यों में भत्ता देने की कोशिश की जा रही है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए मातृत्व बंधन योजना है। लेकिन उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग एक ऐसी शताब्दी में जी रहे हैं, लग रहा है हम कभी फिर से पूर्व मध्यकाल में चले गए। सर स्थिति इतनी खराब नहीं है। ये मेरा यह मानना है कि एनसीआरबी का जैसे अभी डेटा निकल के उसमें महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अपराध हैं, अपराधों की संख्या बढ़ी है पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो। लेकिन सर उन अपराधों पर सरकार अंकुश लगाने का पूरा प्रयास कर रही है। नहीं, सरकार के मंत्री और नेता भी उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष को, गृह मंत्री को कहना पड़ गया कि ऐसी बातों से लोग परहेज करें। इससे जाहिर है कि लोगों की संलिप्तता इस तरह की घटनाओं में बढ़ी थी। सर ये संभव हो सकता है किसी पार्टी कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता ऐसा काम करे, लेकिन सरकार का सर ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है कि उनका समर्थन किया जाए। सरकार का हमेशा आधिकारिक स्टैंड यही रहा है कि उन पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के दायरे में रहकर कानून की जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया जाना चाहिए। अच्छा, समृद्धि दर निरंतर गिर रही है और शेयर बाजार निरंतर चढ़ रहा है। ये शेयर बाजार और समृद्धि दर में क्या रिश्ता होता है? सर शेयर बाजार के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट होता है और एक शॉर्ट टर्म का एस्पेक्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म का एस्पेक्ट होता है मनोभाव से सर वो संचालित होता है। कई बार जैसे बजट अगर लाया गया है और इंडस्ट्री की कई बार वो आकांक्षा को पूरा नहीं करता, उनको लगता है कि उनके लिए फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ से नेगेटिव मनोभाव निकल के आते हैं और उसकी वजह से शेयर बाजार में अस्थायी गिरावट देखने को मिलती है। और कई बार कुछ ऐसे सरकार कुछ चीज़ें लेके आती है, कुछ योजनाएं लेके आती हैं, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसा घटित होता है। जैसे सर अभी ईरान का क्राइसिस हुआ था, उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेज में काफ़ी उतार चढ़ाव आया था, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा था। लेकिन जैसे मान लो चीन और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन में सुधार धीरे धीरे आ रहा है, तो उससे स्टॉक मार्केट अच्छा हो सकता है। तो ये सर कुछ चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती हैं। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रेरित है, क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था में तो उसके खुश होने का कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा है। सरकार की नीतियों का सरकार पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धि दर गिरती जा रही है, उद्योग लगभग ठप चल रहा है। जी सर, लगभग स्टेगनेट है। निर्यात पिछले 7 महीने से निरंतर गिर रहा है। महंगाई की दर भी बढ़ने लग गई है। तो शेयर बाजार इसका मतलब कि घरेलू आर्थिक घटनाओं से प्रभावित न होकर मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित है।
या कहीं वहाँ सट्टेबाजी तो नहीं चल रही है जिसमें कि कुछ खास लोगों या कुछ खास संस्थाओं की वो गुफा तो नहीं बन गया है? सर माफ कीजिएगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद। सुनील, आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और उपलब्धियां भी अच्छी, आपने बहुत क्रम से उपलब्धियां प्राप्त की हैं। थैंक यू सर। आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि अनुसूचित जाति में भी क्रीमी लेयर लागू कर देना चाहिए? सर ये जैसे आपको ज्ञात है कि ओबीसी में पहले से क्रीमी लेयर है, और एससी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसी प्रस्ताव रखा है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लाना चाहिए। तो सर कई बार ये मांग उठती है कि एससी एसटी में जो आरक्षण का लाभ है वो कुछ समुदाय उठा रहे हैं, और उसमें भी अति पिछड़ापन और पिछड़ापन के बीच में एक लाइन बन चुकी है। लेकिन सर इसके पीछे सरकार को लाने से पहले 3-4 चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि इसका एक अप्रोप्रिएट पूरा ऑब्जेक्टिव डेटा होना बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रभाव कहाँ तक जा रहा है, उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी कि कितना क्रीमी लेयर के लिए कितना तय किया जाएगा। दूसरा ये विचार है कि जो एससी एसटी का आरक्षण था वो इस आधार पर लाया गया था कि जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो सामाजिक रूप से उन पर अत्याचार हुए हैं, उनके आधार पर उनका आरक्षण लाया गया था। जो ओबीसी की तरह उनका इकोनॉमिक बेसिस पर उनका आरक्षण नहीं था। दूसरा सर ओबीसी आरक्षण इकोनॉमिक बेसिस पर, ओबीसी का इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल आधार पर था, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमी का मैटर हो जाता है। लेकिन सर सुप्रीम जो एससी और एसटी है, यहाँ पे सामाजिक आधार सर ज़्यादा है, तो सर इस बात पे विचार करना चाहिए। और तीसरा ये है कि सर जो अभी सरकार में कितना प्रतिनिधित्व है एससी और एसटी का और बाकी कास्ट का कितना है, इसके बारे में सर एक अच्छा शोध होना चाहिए, उसके बाद में इस विचार पर सोचा जा सकता है। सर ये जो आपने आंकड़े की बात की कि फैक्चुअल डाटा, जी सर, कोई ऐसा केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फैक्चुअल डाटा पर बहुत जोर दिया है कि फैक्चुअल डाटा होना चाहिए रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट? सर एम नागराज केस 2006 अभी में सुप्रीम कोर्ट का कोई हाल में फिर रूलिंग आया है सर, उसमें हाँ, फैक्चुअल डाटा की कोई बात की गई है? यस सर, उत्तराखंड सरकार का एक वो मैटर निकल के आया था। जो उत्तराखंड सरकार में सिविल इंजीनियरिंग की जेईएन की पोस्ट पे प्रमोशन में आरक्षण था, उस पे सर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के खिलाफ रूलिंग है उसका। फिर से फैक्चुअल डाटा की बात कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, अभी एक एक्ट काफी विवाद में रहा था और फिर कुछ दिन पहले आपने देखा रूलिंग भी आया है, उसको अपहेल्ड करता है अनुसूचित जाति जनजाति, वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। उसमें क्या बदलाव किए गए थे मोदी सरकार के द्वारा जिसके कारण वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, क्योंकि एक्ट बहुत पुराना है 1989 का? यस सर। सर हाल ही में 2016-17 में एक सरकार के द्वारा उसमें संशोधन किया गया था, अपराधों की संख्या बढ़ाई गई थी। 16-17 में? सर एग्जैक्ट श्योर हैं आप? 16 में सर। श्योर हैं? सॉरी सर, श्योर नहीं हूँ सर। 15 में किया गया? जी सर, 15 में उसमें अपराधों की संख्या बढ़ाई गई थी। कितनी बढ़ाई गई थी सर? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर। और साथ में जो दंड की प्रवृत्ति है उसको भी सर कठोर बनाने की कोशिश की थी। लेकिन सर बाद में सुप्रीम दंड की प्रवृत्ति को कठोर बनाना? जी सर, दंड की मात्रा की जो कारावास की अवधि है वो बढ़ाया जाए और कठोरता को बढ़ाया जाए। तो सर सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि जो झूठे केसेज है उसके आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल्स है उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और जांच के लिए जो डीएसपी लेवल का अधिकारी है वो प्रिलिमिनरी जांच करेगा, उसके बाद में ही केस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो सर ये कुछ इश्यूज आए थे, इसके बाद में सर पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो गए थे, और सरकार ने एससी एसटी के हितों को देखते हुए, क्योंकि सर एससी एसटी पे जो अत्याचार है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और सर काफ़ी इश्यूज थे, इसको देखते हुए सरकार ने संशोधन किया इसमें, जिसको सर कोर्ट ने अभी ठहराया। उसमें एंटीसिपेटरी बेल को नकार दिया गया जो था। अपना मूल एक्ट था 1989 का, इसमें एंटीसिपेटरी बिल की मनाही की गई थी, वो पार्लियामेंट ने किया था। उसके पीछे क्या सोच थी? क्योंकि एंटीसिपेटरी बिल ना देना फ्रीडम के खिलाफ जाता है भाई, दोष जब तक प्रमाणित ना हो। तो क्या सोचकर वो प्रावधान किया गया था? सर इसका मूलतः रीजन तत्काल गिरफ्तारी का 2 प्रावधान। जी सर, इसका मूलतः कारण ये था कि जो एससी एसटी समुदाय है उन पे अत्याचारों की जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी कठोर होती है। सर कई केसेज में तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है, उनको लिंच तक कर दिया जाता है। और सर इसकी गंभीरता को देखते हुए कई ऐसा मामले निकल के आए थे कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो अपने रसूख का फ़ायदा उठा के और वहाँ से एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, और उनके जो सबूत होते हैं जो एससी एसटी के लोगों के, उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, उन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को रोकने के लिए एंटीसिपेटरी बेल को मनाही की गई थी सर उसमें। अच्छा, अभी एक कार्यक्रम की काफ़ी चर्चा हो रही है, केम छो ट्रंप,
जी सर। ट्रंप आने वाले हैं, जी क्या है ये? सर जैसे पहले अमेरिका में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका पहले प्रोग्राम हुआ था हाउडी मोदी, तो उसी के बेसिस पे ट्रंप के स्वागत के लिए वो यहाँ पे लोग को एड्रेस कर सके, उसके लिए केम छो ट्रम्प जो गुजराती होता है उसमें केम छो का मतलब होता है हाउ आर यू, तो उसी आधार पर सर कार्यक्रम का आयोजन इसके किया लिए जाता है। आईआर में कोई टर्म यूज किया जाता है इस तरह की डिप्लोमेसी के लिए? सर सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर तो अलग चीज है। सॉफ्ट पावर सर, पावर अलग चीज है। और कोई डिप्लोमेसी भी है जो इसको डील करती है? पब्लिक डिप्लोमेसी के बारे में आपने सुना है? सॉरी सर मैंने नहीं सुना। सुनील, मैम आप राजस्थान से आते हैं। जी। राजस्थान में कुछ साल पहले ग्वार की खेती पे बहुत ज़ोर था और फिर देखा गया कि कुछ दिक्कतें आई किसानों को उस खेती से। क्या मसला था, क्यों एकदम से उछाल आया था, क्यों लोग ग्वार की खेती करने लगे थे और अब क्या दिक्कत है? मैम जो ग्वार का है वो जो बियर बनाने में जो शराब के कारखाने होते हैं उसमें ग्वार को एक कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मैम वहाँ से डिमांड बढ़ी थी, इसकी वजह से काफ़ी जगह ग्वार की खेती। बियर की वजह से डिमांड बढ़ी थी या एक्सपोर्ट में यहाँ पे कुछ रोल था ग्वार का? मैम मुझे पूरा आइडिया नहीं है। शेल गैस से लिंक कर सकते हैं आप? यस मैम। ठीक है, बताइए। यस मैम, जो सेल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ पे कुछ ग्वार का यूज़ होता है, मुझे इतना आइडिया मैम थोड़ा। तो फिर वापस से मंदी क्यों आई है ग्वार की तरफ? अब इतना रुझान क्यों नहीं है किसानों का? मैम मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखा गया कि जो ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे खेती अच्छी होती है और ज़मीन उपजाऊ है। वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे ज़्यादातर ज़मीन जो है वो रेगिस्तानी है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अलवर, भरतपुर, जयपुर इस एरिया में ज़्यादा हैं जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ है। आपको नहीं लगता कि जहाँ पे ज़मीन की पैदावार उतनी अच्छी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ को वहाँ होना चाहिए और जहाँ पे ज़मीन अच्छी है वहाँ पे एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए? ये एक ही तरफ क्यों हम हर चीज़ डेवलप किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इतना पिछड़ापन है? मैम मुझे जैसा अभी ज्ञात है जो वेस्टर्न साइड है उनका भी काफ़ी विकास किया जा रहा है। जोधपुर में है, वहाँ पे अभी IITs खोली जा रही है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आ रही हैं धीरे धीरे, और बाड़मेर में तो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट भी लगाया गया है। और जो वेस्टर्न साइड मेन इंडस्ट्रियल हब जो है वो ईस्टर्न राजस्थान को ही माना जाता है, लेकिन मैम अब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्न साइड में भी इंडस्ट्रीज काफ़ी जा रही है। उसका मेन रीज़न जो वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में है वो काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी है जिनका कच्चा माल की आवश्यकता होती है, वो आसपास के क्षेत्रों से वो लोग लेते हैं। लेकिन वेस्टर्न साइड में ना तो खनिजों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और ना ही कच्चा माल जो कृषि का कच्चा माल होता है वहाँ पे होता है। इस वजह से और जो इंडस्ट्री जो की स्थापना होती है, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट होता है लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। उसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कच्चा माल है तो उसके आसपास ही इंडस्ट्री को स्थापित किया जाना चाहिए, तो उसके आधार पर वहाँ पे इंडस्ट्री को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपका डैफ देख रही थी और वहाँ पे मैंने देखा कि आपके पोस्टल एड्रेस में SC/ST न्यू SC/ST कॉलोनी का जिक्र है। हम रूरल एरियाज़ में तो देखते हैं कि इस तरह का बंटवारा होता है रहने के स्थान में कि कास्ट के हिसाब से लोग अलग अलग जगह रह रहे होते हैं। अर्बन एरियाज़ में इस तरह का घेटोस बनना, ये क्या खुद जो समुदाय है वो खुद चूज़ करता है कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए क्योंकि उनका शोषण होता है बाहर जाने में, या जो बाकी सवर्ण हैं वो जानबूझ के उन्हें दूर रखते हैं? क्या है मतलब अर्बन एरियाज़ में इतना कास्ट के लिए लिविंग हैबिटेट डिसाइड करना कास्ट बेसिस पे थोड़ी अजीब बात है। मैम जैसा मैंने महसूस किया अर्बन एरियाज़ में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और वहाँ पे मिक्स कल्चर आजकल पाया जाता है। लेकिन और ये भी मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति है ख़राब एनवायरनमेंट में जानबूझकर नहीं रहना चाहता, लेकिन कई बार मजबूरी बस उनके पास ज़मीन नहीं होती, ज़मीन के प्राइस इतना हाई होते हैं कि वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन उनको रोज़गार वहाँ पे उपलब्ध रहता है तो वहाँ पे रहना भी होता है। साथ में दूसरा इशू ये भी आता है कि वहाँ पे रेंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए वो रेंट पे मकान लेके भी नहीं रह सकते। इस वजह से जो सरकारी ज़मीन खाली पड़ी रह सकती है, जो नाले के पास की ज़मीन होती है वो लोग उनको एक्वायर कर लेते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं, जिसके वहाँ पे सुविधाएं होती है काफ़ी ख़राब होती हैं। तो सरकारी ज़मीन पर अगर रह रहे हैं तो ये तो अतिक्रमण का मामला हुआ। जी मैम ये अतिक्रमण का नहीं है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का इशू मैं बोलूँगा, बिकॉज उनकी मजबूरी है, वो जानबूझ कर नहीं रहे, उनके पास वैकल्पिक ज़मीन की उपलब्धता नहीं है, वो रोज़गार के लिए वहाँ पे आए। और साथ में सरकार जो है उनकी ये संपत्ति का अतिक्रमण भी है, लेकिन सरकार कई जगह पॉलिसी लेके आ रही है कि जो अतिक्रमण है
ये लोग कर रहे हैं, तो इनकी मानवता के नज़रिए से देखकर इनको या तो ज़मीन अलॉट की जाए, इनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रदान की जाए। जैसे कई इश्यूज़ पे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें एक घटक है झुग्गी की जगह वहाँ पे मकान उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन वहाँ का किया जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है, थैंक यू। सुनील जी सर। हाल ही में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। जी सर। ये किस कैटेगरी में दिया गया है? सर सॉरी सर, मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कैटेगरीज होती हैं शहरों को, जैसे वाराणसी को नहीं दिया गया है, जयपुर को दिया गया है। कोई पर्टिकुलर कैटेगरी आप बता पाएंगे जिस कैटेगरी में जयपुर को नामित किया गया हो? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, एक मैं सिचुएशन दे रहा हूँ आपको कि अज्यूम कीजिए कि अभी हम 100 साल पहले भारत में होते हैं, तो अभी क्या माहौल होता भारत का? सर जैसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, एक तो सर वहाँ पे अंग्रेजों का शासन होता। एग्जैक्ट बताइए, आपने पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है? सर 1920 के माहौल की बात जैसे कर रहे हैं। हम्म। अंग्रेजों का शासन था, असहयोग आंदोलन उस टाइम पे चल रहा था, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, साथ में किसान आंदोलन भी वहाँ से शुरू हो चुके थे। और जो दलितों के उद्धार के लिए योजनाएं हैं, जो दलित उद्धार आंदोलन है, वो भी सर शुरू हो चुके थे। साथ में सर महिलाओं के उद्धार के आंदोलन भी थे। और राजनीतिक हलचल कैसी थी? समझा नहीं मैं सवाल। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने एक टर्म पढ़ी होगी, वुहान स्पिरिट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब में, वो क्या है? सर भारत और चाइना के डोकलाम के बाद में भारत चाइना के संबंध सर काफ़ी निचले स्तर तक जा चुके थे। उनको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए और संबंधों में सुधार करने के लिए वुहान में प्रधानमंत्री मोदी जी और जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी, उनके बीच में एक इनफॉर्मल समिट का आयोजन किया गया था। और जो इश्यूज हैं उनको बातचीत के द्वारा सोल्व करने का एक समाधान निकालने का कोशिश किया गया था। ये पहले इंडो चाइना इनफॉर्मल समिट था, इसके बाद दूसरा भी हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? मामल्लपुरम में। हमने मामल्लपुरम को ही क्यों चुना कि यहीं पे क्यों होना चाहिए? सर कई बार ये होता है कि जो इंडिया की कल्चर है, हेरिटेज है, उसके माध्यम से आकर्षित करने की कोशिश की जाती है नेताओं को। जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनको अपने साथ घुमाया, कई जगह लेके गए, उनको मंदिर के दर्शन करवाए। शीशोर टेम्पल है, वहाँ पे उनको लेके गए, जो आसपास की प्राकृतिक जगह उनको वहाँ पे भ्रमण करवाया। मामल्लपुरम में कौन से शासकों का साम्राज्य था, कौन सी डायनेस्टी थी? सर चोल, पल्लवास। कोई बात नहीं, राइट सर, थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बस एक चीज़ बताइए कि भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं RCEP के संदर्भ में? सर RCEP का जो बातचीत थी वो काफ़ी सालों से चल रही थी, 2012 से 2010 के आसपास शुरू हुई थी। उसके बाद में जब अब बात निकल के आ रही थी, सबसे बड़ा इशू था वो चाइना का इशू था, डंपिंग का जो इशू था कि चाइना एक बड़ी स्केल पे इकोनॉमिक स्केल पर उत्पादन करता है और कम दाम में वो डंपिंग करता है भारत में। इसकी वजह से जो भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म होते जा रहे थे। लेकिन अखबारों में तो ऐसा आ रहा था कि जो इंडियन फार्मर्स लॉबीज थी, उनके प्रेशर में आके इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया है। सर सरकार का कर्तव्य होता है कि अपने वो नागरिक हैं, अपने उद्योगपति, उनकी रक्षा करे और उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव अगर पड़ता है, क्योंकि सर उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो हमारे इकोनॉमी पे पड़ेगा और साथ में जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारी जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होने के चांस। अच्छा, बस मुझे 2 फायदे RCEP के होने से और ना होने से 2 नुकसान बता दीजिए बस मुझे। RCEP के होने से पहला फ़ायदा तो ये था कि हमको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता जहाँ पे हम अपनी चीज़ें बेच सकते थे और वहाँ से टेक्नोलॉजी हम प्राप्त कर सकते थे, पहला ये था। और दूसरा कनेक्टिविटी का इसमें सर बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है इंडिया को, कि इंडिया की कनेक्टिविटी जापान तक होती, आसियान देशों से होती, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है उनका एक अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता। तो 2 लाभ इसके हैं। और हानि की बात करें तो पहला सर डंपिंग का इशू, चाइना का इशू था। और साथ में सर दूसरा इशू, अगर सर कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, दूसरा इशू ये भी हो सकता है। सर मुझे दूसरा इशू भी याद नहीं आ पा रहा सर, सॉरी सर। सुनील ये बताओ, आप बैडमिंटन खेलते हैं ना? जी सर। आमतौर पर बैडमिंटन ऐसा खेल है जिसमें व्यक्ति की हाइट ज़्यादा होने से उसके सफल होने की संभावना बढ़ती है ना? जैसे आप भारत की जो लड़कियां इस समय इंटरनेशनल में खेल रही हैं उनमें भी देखेंगे कि हाइट एक बड़ा इशू है, चाहे PV सिंधु हो चाहे साइना नेहवाल हो। चाइना की तो हाइट एवरेज बहुत कम रहती है सर। उसके बाद भी क्या वजह है कि चाइना इस गेम में पूरी दुनिया पर रूल करता है? सर हाइट एक फैक्टर नहीं होता जो प्रभावित करता है। कई बार मुझे लगता है हाइट होता है,
जिसकी वजह से आपको स्मैश वगैरह लगाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। स्मैश भी और कोर्ट कवर करने कोर्ट में कवर भी करने में आपके सुविधा रहती है। अगर हाइट ज़्यादा तो पैरों की सर चौड़ाई आप ज़्यादा कर सकते हो और कूद फान ज़्यादा हो सकती है। लेकिन चाइना में जो कल्चर है, वहाँ के जो स्पोर्ट्स का जो स्पिरिट है, वहाँ से शुरुआत से लेकर जो डेवलपमेंट होता है, चाइना की जो स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान दिया जाता है, वो सर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इंटेंसिव ट्रेनिंग उनसे कराई केवल जाती ट्रेनिंग है। से क्या होगा, अमेरिका के पास इतना पैसा है, इतनी ट्रेनिंग होती है। अभी क्रिकेट में नेपाल के खिलाफ उन्होंने 35 रन में पूरी टीम आउट हो गई अमेरिका की। दुनिया का आज तक का लोवेस्ट स्कोर बनाया उन्होंने। केवल सुविधाओं से क्या होगा। बास्केटबॉल में अमेरिका की टीम जो मैजिक टीम कहलाती थी, उसका एक बड़ा कारण हाइट था सब लोगों की। जी सर। उस हाइट का बेनिफिट था। तो ये बहुत ही मतलब विरोधी सी बात लगती है कि जिस गेम में हाइट का महत्व ज़्यादा है, उस गेम में चाइना टॉप पे रहता है लगातार। तो केवल आप इसको कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स मानेंगे, कुछ और भी फैक्टर इसके पीछे है? सर मैंने जैसा अभी महसूस किया था, तो इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो चाइना को सर चुनौती दे रहे हैं आज के दौर में। जैसे जैसे इंडिया की चीज़ें बढ़ती जा रही, इंडिया में जो बैडमिंटन का कल्चर है, आजकल बैडमिंटन को निजी क्षेत्र में जो लीग आईपीएल के तौर पर भी सर आयोजित करने की कोशिश की जा रही है। और साथ में सर जो ओलंपिक पोडियम स्कीम है, बहुत सारी स्कीम ऐसे ली जा रही, खेलो इंडिया अभियान है, उसके थ्रू से शुरुआत से उनमें खेलों की स्पिरिट डेवलप की जा रही है। उस वजह से सर मुझे उम्मीद है कि हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे और चाइना के लेवल की फैसिलिटीज़ और हमारा जो मोटिवेशन है उसके लेकर हम चाइना को सर, मुझे लगता है साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, इन्होंने सर हारा है उनको, चाइनीज़ को। तो सर फ्यूचर में कर सकते हैं सर उनके बाद साथ को हम। बैडमिंटन की गेम को लेकर क्या कुछ इथिकल मॉरल इश्यूज भी हैं? सर अगर खेल नैतिकता की बात करें तो इश्यू तो सर हर खेल में होते हैं। नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। क्या इस गेम में अपने आप पे कुछ ऐसा है जो इमोरल है? जी सर अभी इशू उठा था कि जो बैडमिंटन के जो शटल कॉक होता है उसको बनाने के लिए जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो बतखों के पंख होते हैं, उनको मारा जाता है। कई जगह इशू उठा था कि पश्चिम बंगाल साइड में एक जगह ऐसी जगह है जहाँ पे बतखों को मासिव लेवल पे मारा जाता है और उनके पंखों से वो शटल कॉक बनाया जाता है। सर ये एनिमल जो है उनके खिलाफ अत्याचार है और ये हमारी नैतिकता के खिलाफ हो सकता है। क्या समाधान है इसका? सर इसका सिंथेटिक मटेरियल यूज़ किया जा सकता है सर इसके लिए। अभी कुछ प्रयास हुए इस मामले में? सर अभी जो योनेक्स है, जो जापानीज कंपनी है, वो सर इस मामले में सर काफ़ी प्रयास कर रही है सर। आप भूगोल के विद्यार्थी रहे हैं और आपका बॉलीवुड सॉन्ग सुनना शौक है। जी सर। मुझे ऐसे 5 गाने बताइए जिनमें बॉलीवुड के सॉन्ग हो और भूगोल से उनका लिंक बनता हो। जैसे हवाओं के बारे में हो, बरसात के बारे में हो, ज्वार भाटा के बारे में हो। सर एक तो है वो हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ठीक है। एक है नीले नीले अंबर से, सागर जैसी आंखों वाली। और सर मेरा भूगोल का काफ़ी योगदान आता है गानों में भी। जी सर, भूगोल को हमेशा हवाओं को, चांद को, पृथ्वी को सर काफ़ी गानों में सर लिरिक्स में शामिल किया जाता है सर। चलिए आखिरी सवाल बताइए, अब तक के जीवन के आपके सबसे अच्छे 5 मोमेंट्स कौन से हैं? सर मेरे जो सबसे अहम पल है मेरी लाइफ का, वो है मेरे 10th का रिजल्ट। जब मेरी परसेंटेज बनी थी, मैंने आसपास के क्षेत्र में टॉप किया था, वो मेरा पल एक बिल्कुल बदलने वाला मोमेंट था मेरी लाइफ को। एक पल वो है। उसके बाद मेरे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, सर अभी तो यही पल है। और ख़ासकर जब मेरी फैमिली अचीव करती है, क्योंकि मैं एक घर में सबसे बड़ा हूँ और फैमिली मेरे छोटे भाई हैं, वो कुछ अचीव करते तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। जब मेरा छोटा भाई जब उनका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे सर मेरे सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी हुई थी सर। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट था। ऐसे 5 लोग जिनका आपके जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान रहा हो? सर सबसे पहले तो मेरे माता पिता और फैमिली, उसके बाद में जो मेरे मोटिवेटर्स रहे, टीचर्स, उनका योगदान बहुत काफ़ी रहा है। एक मेरे स्कूल के टीचर हैं जिन्होंने, जब मेरे घर पे लाइट नहीं थी 10th क्लास में, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा 3-4 महीने तक एग्ज़ाम के पहले। तो उनको सर मैं बहुत योगदान मानता हूँ अपनी लाइफ में। और साथ में जो मेरे जेई की कोचिंग थी, उनके डायरेक्टर जिन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाया सर, तो उनका योगदान है। साथ में जो मैं प्रेरणा जिनसे ग्रहण करता हूँ, अब्दुल कलाम हैं, BR अम्बेडकर हैं, विवेकानंद हैं, तो सर इनका मैं काफ़ी योगदान मानता हूँ मेरी लाइफ। ठीक है सुनील, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे हमसे? सर अभी तो नहीं सर। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर।
कैसा लगा आपको भाई? सर अच्छा था, काफी डाइवर्स क्वेश्चन थे, पहली बार मॉक था जो इतना बड़ा चला और इतने डाइवर्सिटी क्वेश्चन पूछे गए सर। हम बहुत तैयारी करते हैं, जितनी आप करते हो तो हम भी करते हैं। जी सर, ये तो है सर, ये तो है सर। बाकी कुछ खास सुझाव आपको लेके है नहीं? पिछली बार का तो आपका रिकॉर्ड अच्छा है, 198 मार्क्स है ना पिछली बार आपके, वो मेंटेन हो जाए और थोड़ा सा बढ़ जाए तो और अच्छा है। उम्मीद तो यही सर। पिछली बार यूपीएससी में हाईएस्ट 206 से मेरे ख्याल से। यस सर। वही टारगेट रखिए कि जो 8 नंबर कम है वो भी क्रॉस हो जाए। टारगेट तो ज़्यादा कैसे, टारगेट तो ज़्यादा है कि रिकॉर्ड बनाया जाए हिंदी मीडियम में सर। हाँ, कुछ ऐसा हो तो और अच्छा है। एंट्री आपकी परफेक्ट है, ड्रेसिंग परफेक्ट है एकदम, यही पहनेंगे वहाँ पर सर? दूसरा सूट है वैसे, ये भी वैसे इसी कलर का है सर, वो हाँ, तो सेम है, मेरे पास 2 सूट थे सर। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉलेज आपकी काफ़ी अच्छी है, लगभग हर मामले पे ही अच्छी नॉलेज है। एक तो 1 साल की नौकरी जो होती है ना, उसके बाद वो पर्सनैलिटी अलग टाइप की हो भी जाती है, अप्रोच चेंज हो जाती है, प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो समझ में आता है, तो वो बड़ा सटीक हो गया है। जी सर। रिजर्वेशन पर मुझे लगा कि थोड़ा सा, जैसे ओबीसी के लिए आपने कहा कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन था, वो एक फैक्चुअल मिस्टेक है। जी सर। ओबीसी से एक्सक्लूजन जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पे होता है, क्रीमी लेयर वाला, पर ओबीसी इस बेस पे नहीं होता है, वो तो एजुकेशनल और कल्चरल, सोशल एंड एजुकेशनल है, उसमें इकोनॉमिक बेस इकोनॉमिक नहीं है। तो जैसा मैंने काका कालेकर कमीशन था, उसके बाद में वो तो 53 का था, जब मंडल कमीशन जिसके आधार पर ओबीसी आता है, उसके पास यही तो 2 इशूज थे कि इकोनॉमिक या सोशल। वो सोशल के फेवर में जाता है। इंदिरा साहनी केस फिर होता है, उसमें भी उसी को रिअफर्म करता है कि ये सोशल होगा, इसीलिए तो याद करें 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक था उसको इंदिरा साहनी में खत्म कर दिया। तो इसके पीछे कोई रीज़न था मैं बताने का। जब मैं आईटी में था, मैंने कोर्स किया था सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, तो उसमें सर प्रेजेंटेशन दी थी सर ने, तो 3 आधार बताए थे, उनका वेटेज भी बताया था कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार। उस आधार पर सर चेक कीजिए, क्योंकि जी सर मैं जरूर चेक करूँगा। में भी जो लिखा हुआ है ना, वो सोशल एंड एजुकेशनल लिखा हुआ है। आर्टिकल बस मुझे उसी पीपीटी का याद था और सर ने पढ़ाया था, उसी आधार पर मैंने जवाब दिया। संविधान के आर्टिकल से कोट कीजिए। जी सर, आर्टिकल में सर आप बोल रहे हैं वही है ना, उसको देखिए। सामाजिक और वो शैक्षणिक। बाकी जो है नॉलेज आपकी हर जगह ठीक है, और अच्छी बात है कि जो सिचुएशनल या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन थे, जैसे शाहीन बाग वाला था, ठीक था आपका वो भी। जेएनयू को आपने ठीक से डिफेंड कर लिया। IRAS पे भी आपका अच्छा स्टैंड रहा सारा का सारा। बैडमिंटन पे भी, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे भी, 5 मोमेंट्स जो मैंने पूछे वो भी मैंने जानबूझ से पूछा कितने लोग आपको हैं प्रभावित करने वाले। मेरा अनुमान था कि शायद आप किसी मामले में जेंडर को लेकर कुछ ऊट-पटांग बात बोल देंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं बोली। मतलब फंसे नहीं आप बेसिकली, हमने बहुत कोशिश की फंसाने की, लेकिन आप हर जगह साफ निकल गए। तो मेरी तरफ से ये है कि सब एकदम बढ़िया है। एनर्जी लेवल 19 है, 20 हो जाए तो ठीक है, लेकिन 19-20 का ही अंतर है। किस मामले में एनर्जी लेवल है बोलने में? ओवरऑल मतलब पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है जी श्योर, मतलब बहुत मैच्योर आपका है, आउटलुक भी और हर चीज मैच्योर है। तो मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती है ना, वैसे वैसे लाइवलीनेस कम हो जाती है। जी सर जी। तो अगर लाइवलीनेस थोड़ी सी हल्की सी बढ़ जाए 19-20 के अंतर में, तो और अच्छा। सर एक सुबह से सर थके हुए हैं सर, ट्रेवल है, उसके बाद में सर वही फैक्टर रहा होगा। सर आप कुछ नहीं, बस ठीक है, फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, ऑल द बेस्ट। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ के आओ। श्योर सर। पिछली बार क्यों आपका रैंक पीछे रह गया भाई? सर GS1 में मार्क्स 65 और बाकी GS पूरा कितना था? सर GS 325, काफी कम रह गया बहुत सर। GS ऐसे 137 ठीक है, और ऑप्शनल 265 कम था। तो ऑप्शनल और GS ये 2 नुकसान हुआ आपको बेसिकली। इस साल ठीक हुआ है? इस साल अच्छा हुआ है सर, खासकर ऐसे का और एथिक्स का पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है। और बाकी GS में इसलिए नहीं बोल पा रहा बिकॉज उसमें सवाल ऐसे आए थे, बोलने का होता है, डगमगाने वाले सवाल थे। और ऑप्शनल का सेकंड पेपर आउट बहुत अच्छा हुआ है सर मेरा। फर्स्ट पेपर में 2 सवाल में जो सर हमेशा ज्योग्राफी में 2 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें अटक जाते हैं लोग, वो सर गड़बड़ हुआ है, बाकी सब ठीक है। इंटरव्यू में खींच लो बाकी सारा का सारा सर, वो कमी पूरा करने की कोशिश यहीं से है सर। बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।